स्टैंडिंग कमेटी की, मैं जानता हूँ इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस बड़े मात्रा में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस, दिल्ली में आई थिंक 60% 60-70% इलेक्ट्रिक बसेस आ चुकी है, तो उसी से समाधान होगी। और देखिए दिल्ली में बड़े मात्रा में जो कार चलती है, आप दिल्ली के आसपास दिल्ली में कोई भी बड़े इंडस्ट्री आजकल नहीं है। जो कार चलती है दिल्ली में, पूरे भारत में जितनी भी मेट्रो में गाड़ी चलती है इसका फोर्थ टाइम यहाँ चलती है। तो इसमें बहुत सारी आजकल सीएनजी इलेक्ट्रिक हो चुका है, तो थोड़ा समय लगेगा, किंतु इसके इस दिशा में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। चूंकि हम लोग दिल्ली की बात कर रहे हैं, एक विषय है जो अब तक रहस्य बना हुआ है, जिसकी कल्पना कभी नहीं सोची थी। हो सकता था कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो जाएं, हो सकता है आम आदमी पार्टी थोड़ा घट जाए, हो सकता है कि सरकार भी ना बना पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का चुनाव हारना यह आज तक किसी को पचा नहीं है। और उस सीट पर पूरी रणनीति आपने बताई, तो मुझे यह बताइए कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव कैसे हराया? देखिए, अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पे लोगों को एक झांसा देकर राजनीति करता था। अच्छा, लोगों को एक विश्वास हो गया ये अंतिम जन का व्यक्ति है, और उसको वो इनकेश करता था। अब मान के चलिए, मैं छोटे छोटे ग्रुप में जाता था, किसी बस्ती में गया, किसी सर्वेंट स्टाफ क्वार्टर में 100 आदमी को बैठा लिया, 50 आदमी बैठे लिया, भाई क्यों आप इनको वोट देते? तो बोलते हाँ, उन्होंने बोला हमको यहाँ जो हम जैसे रहते हैं 11 अशोका रोड के पीछे, बोले हम कितने साल से रह रहे हैं? बोले 47 ईयर्स से रह रहा हूँ। तो मैंने जाकर उनके घर में बोला थोड़ा खाना खिलाएंगे, तो मुझे बासमती चावल की खाना मैंने राइस दिया। तो मैंने बोला अच्छा यार है तो बासमती चावल, अच्छा हाँ। तो मैंने मेरे साथ और एक एमएलए था, तो मैंने दिया, छोटा सा कटोरी में लिया, खाया। तो मैंने कहा बासमती चावल खाते हो? देन मैं और भी कुछ बातचीत कर रहा था, तो सब लोग इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद बोले भाई हम तो नहीं वोट देंगे, हम तो केजरीवाल को देंगे। क्यों? उन्होंने बोला हमको यहाँ मकान बना के देंगे। तो हमने बोला किसने बोला? बोले ये आपको मालूम है ये एनडीएमसी का एरिया है, यहाँ अभी आप हमारे वर्मा को भी जिता दो, ये भी यहाँ बिल्डिंग नहीं बना सकता जब तक एनडीएमसी परमिशन नहीं देगा, और वो होम मिनिस्टर के अंडर में है। तो आपको जो बोला है जीवन भर कभी भी कोई भी यह बिल्डिंग नहीं बना सकता है विदाउट परमिशन होम मिनिस्ट्री। देन इनको नींद टूट गया, बोले ये तो मकान तो जीवन में नहीं बनेगी, हम तो मकान के लिए बेटा वोट दे रहे थे। हमने पूछा एक महिला को कितने साल से यहाँ रहे? तो बोले 47 ईयर्स से रहता हूँ। अच्छा, और वो आशा में बैठे हुए थे जहां रह रहे वही एक बिल्डिंग बनेगा, वही वो रहेगा। और केजरीवाल ऐसा उनको सपना दिखाते थे। उसके बाद बोलता है ये रोड ड्रेनेज वो तो बोलो केजरीवाल बना दिया। बोला इसमें, हमने बोले इसमें हाथ, ईट में हाथ नहीं लगा सकते। वो इलेक्ट्रिसिटी किसका है? एनडीएमसी का है। ड्रेन किसका है? एनडीएमसी का है। रास्ता किसका? एनडीएमसी है। तो ये सभी लोगों को बोलते थे ये सब कुछ मैं बना सकता हूं, मैं ही बना दूंगा, मुझे वो लोग रुकता है। अच्छा, मुझे हम बोले ये जो रुकता है ये कितने साल से सुन रहा है? 2 बार तो हो गया। और जितने दिन ये बोलेगा तब तक हम कभी करे तो सेंट्रल में हम रहे, दोनों में हम रहे, तो हम करना चाहे तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता ये गारंटी मैं हूं। और इनके हर झूठ की हम छोटे छोटे ग्रुप में जाके बोले हैं। बाकी बहुत सारे रणकौशलता है वो मैं पर्दे में आपको कभी नहीं बोलूंगा, न किसी को बताऊंगा। क्यों? ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं, मैं अपना रणकौशल क्यों बताऊं? मेरे को तो अभी क्योंकि इसी रणनीति को लेकर बंगाल जा रहे हैं कि आप सहमत हो? 25 साल 30 साल मुझे काम करना है, भाजपा को मुझे हर स्टेट में देखना है। और इसलिए नहीं देखना है क्योंकि मुझे भारत एक सशक्त इकोनॉमी देखना चाहिए। उन मोदी जी कर सकता है, मोदी जी कर रहे हैं, तो मुझे उनका साथ देना चाहिए, देश का साथ देना चाहिए। इसीलिए मैं उसका शेयर नहीं करूंगा। एक बड़ा विषय है, क्योंकि जिस राज्य में चुनाव होता है बीजेपी जाती है, और जाके मुझे लगता है कि फिल्में देखी होंगी बहुत सारे लोगों ने, पिंडारी, तो वो पिंडारी की तरह एक्टिव होकर एकदम छापा मार देती है। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या गया है। अचानक से किसी को ये कौन सी रणनीति हो रही है दूसरा समझ ही नहीं पाता है। कुछ उसी स्टाइल में बीजेपी काम करती है। और सबसे पहला काम होता है कि जो भी अपोजिशन की पार्टी है उसको पहले तो राष्ट्र विरोधी घोषित कर दो, धर्म विरोधी घोषित कर दो। पब्लिक अपने आप सोचे कि यार इनको निकाल बाहर करना है। तो कहना और यकीन दिलाना, दोनों में अंतर। यकीन कैसे दिलाते हैं आप? देखिए, हम लोग कौन होते हैं घोषित करने वाले? जनता होते हैं। ये सभी लोग सब कुछ बोल के, चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, भारत में जो बोलने का आज़ादी है, आप देखना भारत में बैठ के यहाँ ही खाता है, बोलता है कश्मीर प्रीत सिंह और ठीक, कम्युनिस्ट के एक लेखिका बोलता है, वो बुक्स भी लिखा है, उनको प्राइज भी दिया जाता है।
ये भारत है, दूसरे किसी भी दुनिया के कोने में देश में आप नहीं कर सकते हैं। ये ही भारत है। पार्लियामेंट में अटैक करने के बाद उसके लिए रात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में हमारा वकील खड़ा जो होता है तो भारतीय ही है। तो भारत के व्यवस्था को कोई उंगली उठाए जो नहीं ये बीजेपी सत्ता में इसलिए ऐसा करता है, ये भारत के संविधान के साथ अन्याय है। जो भी पार्टी के लीडर व पार्टी ऐसा सोचती है, बोलती है, प्रचार करता है, ये भारत को भ्रमित करता है, भारत को बदनाम करते हैं। जैसे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, इनका काम क्या है, कब आता है, कब जाता है, कब क्या बोलता है, विदेश में जाके क्या बोलेगा, क्या करता है। तो ये हमारे देश का विडंबना है। तब भी तो हम उन्हीं को मान रहे हैं। इनके बातें तो लीडर अपोजिशन के नाते सुनते हैं, रिकॉर्ड होता है, पार्लियामेंट में रिकॉर्ड होती है, इतिहास तैयार हो रहा है। इतिहास उनको पक्ष में आएगा, विपक्ष में आएगा, बात की बात है। तो इसलिए मैं आपके साथ एकदम सहमत हूँ। आपने अपना बात नहीं बताया, पार्टी की बात बोला। बोले कोई भी बीजेपी के साथ सहमत नहीं होता, बीजेपी वाले बोल देता है वो राष्ट्र विरोधी। तो ऐसा बीजेपी नहीं करता, जनता ही तय करता है। जो बीजेपी बोलने से, बीजेपी तो वोट नहीं देता, जाके जनता देती है। तो हम जो कहते हैं जनता वहां मानते हैं, तभी ना मोदी जी को बार बार प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। और किसी भी राज्य में इलेक्शन होता है, देखो कांग्रेस के स्टेट बहुत सारी, मैंने बहुत सारे ऐसे साधु देखे हैं, बहुत सारे धर्मगुरु देखे हैं, मीडिया के बहुत सारे पत्रकार देखे हैं, एंकर देखे हैं। अगर आपने कह दिया ये राष्ट्र विरोधी है, धर्म विरोधी है, तो पब्लिक मान लेती है कि हाँ ये राष्ट्र विरोधी है, धर्म विरोधी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, हमारे कहने से राष्ट्र विरोधी होगा, हमारे नहीं कहने से नहीं होगा। मैंने कहा ना कि कहना और मानना दोनों में अंतर है। लोग मान लेते हैं। नहीं, लोग इतना नहीं। आपको मंच में बैठ के हम बोलेंगे और जनता, मैं आपको बोलो, जनता भारत के बहुत जागरूक है। बहुत सारी चीज़ हम लोगों को भी आपने देखा, बहुत सारी चीज़ आप लोग हरियाणा के बारे में देखिए, आप लोगों का इतना टीम है, बहुत सारी कुछ है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। जनता ने बीजेपी को आपने कहा था कि हरियाणा में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपने भरोसे के साथ कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, और वो बन गई और प्रभारी आप थे। तो बहुत सारी चीज हम लोग नहीं जानते। देखिए, जब वातावरण बनता है, हमने यहाँ भाषण दिया तो देखिए जोगी जी ने भाषण दिया हमारे करनाल में जाके, बांटेंगे तो काटेंगे, हरियाणा इलेक्शन के समय। हमने यहाँ भाषण दिया तो देखिए जोगी जी ने भाषण दिया हमारे करनाल में जाके, बांटेंगे तो काटेंगे, हरियाणा इलेक्शन के समय। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो सकता है किसी विषय के ऊपर उन्होंने बोला, बाद में ये पूरे देश में पहुंच गया। तो इसलिए प्लान करके कोई कुछ चीज बोलता है और उसके लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं। जनता कुछ चीज को उठाना है, किस चीज को समझना है, वो समझ जाता है। इसलिए अपने दिल्ली में बोलेंगे, इसलिए चेन्नई में वो समझ में नहीं आएगा जनता को, ऐसा नहीं है। मैंने देखा जो ट्रेंड यहाँ चलता है वो ट्रेंड उधर भी चला जाता है। इसका मतलब जनता सब कुछ जानती है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। चूंकि आप बंगाल के सह प्रभारी हैं और एसआईआर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं, ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि बंगाल में वोट काटने के लिए एसआईआर किया गया है। और दूसरी जो तस्वीर वहां से निकल कर आ रही है कि बंगाल और बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है, बंगाल का जो बॉर्डर है, उसमें हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग ना उधर जा पा रहे हैं ना इधर आ पा रहे हैं। तो क्या बड़े पैमाने पर वहां पर घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं? और अगर हैं तो ये क्या वहां पर जा पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश उनको लेने को तैयार नहीं है? देखिए, एक तो एसआईआर में के बारे में आप बोल रहे थे, भारत में नहीं दुनिया में किसी को आप एसआईआर के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। अमित भाई ने जिस तरीके से लोकसभा में एसआईआर के ऊपर डिबेट करके समझा दिया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता, हमको लगता है जंगल में जो पशु है उनको भी समझ में आ गया एसआईआर क्या है। When flight prices dropped, Vikram could finally start ticking off his bucket list. रहा था जैसे ही बोला घुसपैठियों को साथ देने के लिए, घुसपैठियों का नाम लेते ही ये लोग वॉकआउट कर गया। कितना प्रेम है घुसपैठियों के, सब कुछ बोल दो। सोनिया गांधी के बारे में बोला, बोले ऐसा केस है, तब भी उठ के खड़ा हुआ बैठ गया, रहा। माँ के बारे में बोला, रह गया। किंतु घुसपैठियों के बारे में बोला तो प्रियंका गांधी लेके चले गए। मतलब माँ से भी बड़ा घुसपैठी है। तो इस माने लगता है उनका अन्नदाता, इनका सब कुछ है।
तो वही सोच देश को विनाश किया है, नुकसान किया है। लंबे समय कांग्रेस ने राज किया और उनकी ये जो एक विशेष संप्रदाय के प्रति जो तोषण है, उसके कारण से उस संप्रदाय का भी नुकसान हुआ और देश का भी नुकसान हुआ। और बाकी बातें जो बंगाल बॉर्डर में प्रमाणित है, जो बंगाल में आप ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट डायमंड हार्बर के आसपास दक्षिण परगना में जब देश 1947 में देश डिवाइड हुआ था, उस समय जो वहाँ 22% संख्यालघु थे और जब देश डिवाइड हुआ बहुत सारे लोग उस तरफ चले गए। चले जाने के बाद वो हो गया था 10% के आसपास। आज घूम के दोबारा वहाँ 32% हो गया। कहाँ से आया भाई? इतना सारे लोग चले 10% से 32% हो गया। देश में सबसे ज्यादा आबादी बढ़ने वाला वो जगह हुआ है, रिकॉर्ड है। तो और साथ ही साथ वहाँ 1600 किमी के आसपास बॉर्डर फेंसिंग करने की बात है कि बंगाल में बॉर्डर है। ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दिया। आज तक 560 किलोमीटर के आसपास जो भूमि है उसमें हमने बॉर्डर फेंसिंग नहीं बना पाया। स्टेट गवर्नमेंट ने हमको जमीन नहीं देता है कि घुसपैठी को आना जाना और उनके भाईपों का बिजनेस है, गाय लेके जाना, वो करना, प्रचार करना, ये सब है। तो ये देश में इसलिए बोलो बंगाल जीतना सिर्फ बीजेपी के लिए एक इलेक्शन नहीं, बंगाल जीतना राष्ट्र के लिए जरूरत है। क्योंकि बंगाल खुला ऐसा रहेगा तो भारत सेफ नहीं है। भारत को सेफ करने के लिए बंगाल जीतना ये देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है। मैं आपको बताता हूं। आप मानते हैं कि अगर बंगाल है, बंगाल की वर्तमान सरकार है, बंगाल की वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसके कारण भारत असुरक्षित है, भारत के लिए बड़ा खतरा है? बिल्कुल, आपने देखा सभी जगह ममता बनर्जी भारत के लिए खतरा है। जितने भी उल्टे सीधा गतिविधियां है वो सब बंगाल में बैठ के वहां ही उनका अड्डा बना लेता है, जितने भी उल्टे सीधे गतिविधियां का। और सभी ऐसे लोगों को जो रहने का, एक समय बंगाल था अनुशीलन समिति होता था जिसमें स्वाधीनता संग्रामी जाके, चाहे केशव बलराम हेडगेवार हो और बाकी सब जाके, बाल गंगाधर तिलक हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ ट्रेनिंग लेते थे, शायद भगत सिंह हो। आज उस बंगाल में आपने टेररिस्ट का अड्डा बना के रख दिया। वहाँ इतने सारे बंगाल के भूमि, अरे सब कुछ के ऊपर उर्धे ऐसे इतने सारे 70% फ्रीडम फाइटर तो बंगाल से पैदा हुआ था क्योंकि कैपिटल वही था। 160 साल तक कैपिटल वही था अंग्रेजों। ममता बनर्जी वही तो कहती है कि हम अंग्रेजों के आगे नहीं झुके तो फिर बीजेपी के आगे क्या झुकेंगे, मोदी के आगे क्या झुकेंगे, अमित शाह के आगे क्या झुकेंगे? अब मैं आपको अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। देखिए इनके नाम, इनका नाम जितना कम लोगे आपका भी तबीयत ठीक रहेगा, बंगाल भी तबीयत ठीक रहेगा। लेकिन इतना कम लोगे आप स्वस्थ, कुछ नाम होता है जो मैं तो कहता हूँ उनके माँ ने इतना सुंदर नाम रखा, अगले पीढ़ी में ऐसा नाम नहीं रखेगा लोग डर से। ये नाम के ऊपर डर पैदा हो रहा है। जैसे एक समय जो को मिर्जाफर कोई एक व्यक्ति है, इसका नाम मिर्जाफर है, किंतु आज किसी को बेईमान बोलने का जरूरत नहीं, किसी को मिर्जाफर बोल दो लोग समझ जाता है बेईमान है। अच्छा, तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ, बंगाल में ममता का जो अर्थ इतना सुंदर है क्योंकि ममता वही माँ है और उनका स्वभाव ऐसा होना चाहिए। मतलब माँ माटी ममता इस बार नहीं चलेगा। अरे माटी मानुष क्या, कुछ ना मानुष रखा ना माटी रखा, कुछ नहीं है। उन्होंने एक ही भाईपों को उनको एस्टेब्लिश करना, वही उनका ड्यूटी कर लिया है। बाकी जो बंगाल के माए का जो बेटा बेटी को एस्टेब्लिश करने का दायित्व भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र भाई मोदी लेंगे। हम वहाँ एस्टेब्लिश करेंगे क्योंकि बंगाल से 1.5 करोड़ के आसपास लड़का लड़की छोटे छोटे काम के लिए बाहर चले गए। हमको शर्म आता है, एक बंगाल वही था जिस बंगाल में लोग रोजगार करने के लिए दूसरे प्रदेश से जाते थे। बिल्कुल सही है। आज वो बंगाल दुनिया के, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ लगा? दुर्गापुर में। भारत का पहला यूनिवर्सिटी कहाँ है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। भारत का सबसे बड़े 2 पोर्ट एक सिटी में कहाँ है? कलकत्ता और हल्दिया कलकत्ता में। भारत का पहला फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है? कलकत्ता में। वही शिफ्ट होकर बम्बई में चले गए। भारत का सबसे ज्यादा जूट मिल कहाँ थे? बंगाल में 65 दोनों हुगली के। बंगाल के भारत का पहला पावर प्लांट कहाँ लगा था अंग्रेज के समय? दार्जिलिंग में, बंगाल में। भारत ने दुनिया के सबसे अच्छा चाय का कहाँ मिलता है? सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में है। गंगा के 2 पार्ट में विभक्त होकर बंगाल को सुजलंग सफलंग बनाया कहाँ है? बंगाल में है। आपने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिलने वाले प्रदेश कौन सा है? बंगाल है। सबसे ज्यादा लेखक कहाँ है? बंगाल में है।
सबसे ज्यादा आपके इंटेलेक्चुअल लोग कहाँ मिलता है? बंगाल में सबसे इसमें ज्यादा। एक लाइन और जोड़ दीजिएगा, देखो भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार कहां। सबसे ज्यादा आपके इंटेलेक्चुअल लोग कहाँ मिलता है? बंगाल में सबसे इसमें ज्यादा। एक लाइन और जोड़ दीजिएगा, देखो भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार कहां है? बंगाल में है। अगले इंटरव्यू में यही बोलेंगे आप, देखिए बंगाल में है। देखो हमारा वही काम है, जो हमारा जो शक्तिशाली बंगाल जो पश्चिम बंगो है उसको वापस वही जगह में खड़ा करना है। बंगाल के लिए नहीं है, पश्चिम बांग्ला के लिए नहीं है, देश के लिए। भारत के लिए, देश भारत के के लिए लिए, जरूरी इकोनॉमी है, के सुरक्षा लिए। के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एक अंतिम सवाल और मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है। पहले तो सरकार के निर्णय से बीजेपी देश चौंक जाता था, अब बीजेपी चौंक गई है। एक 45 साल का युवा जिसने कभी सोचा नहीं था, वो अपने काम में लगा हुआ था, मंत्रालय चला रहा था, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी थे, संगठन में काम कर रहे थे। अचानक उनको भी नहीं पता था कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, बाकी राष्ट्रीय बन ही जाएंगे। ये जो पीढ़ी परिवर्तन है, ये क्या संकेत देती है? आपको तो अच्छा ही लग रहा है, आपके प्रदेश से बने। जी, पहले तो आपको बधाई, धन्यवाद। और हिम्मत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। जो एक अंतिम व्यक्ति को उठा के, किसी को पता नहीं वो कौन है, क्या है, कोई परिचित नहीं है। बिहार में जानता है 5 बार का एमएलए, ऐसा कोई बैकग्राउंड वो नहीं, 26 साल में वो एमएलए बने हैं। हाँ। 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, संगठन में काम किया है, छत्तीसगढ़ की सरकार भी छत्तीसगढ़ जिताई। में सरकार बनाया है, तो तजुर्बा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप भी तो 3 राज्यों की सरकार बना चुके। ठीक है, तो ऐसा बीजेपी में बहुत है, निकल के सामने आए तो आपको लगता है, तो दूसरे पार्टी में ऐसा नहीं मिलता है। और मैं मानता हूं आज देश में एक संदेश गया है। देखो 45 ईयर से 45 साल के एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। वो देश में युवाओं को एक मैसेज गया है, जो ये बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकता है। किंतु बाकी सब पार्टी में एक परिवार के लोग ही बन सकता है। एक कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें भी पॉलिट ब्यूरो के सदस्य बनने के लिए बाल सफ़ेद होना पड़ता है, काले बाल का पॉलिट ब्यूरो का मेंबर नहीं है। हम ही है जो सफ़ेद काले बाल में मुख्यमंत्री बन गए थे, अध्यक्ष भी बने थे। मैं भी कम एज में बना था, सबसे कम एज में अध्यक्ष बना था, कम एज में सीएम बना था। वो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, इसलिए बन पाया हूँ, दूसरे पार्टी में जीवन में नहीं बन सकता। तो नहीं बन पाते, तो दशकों तक जो वामपंथी की पार्टी की सरकार है उसे उखेड़ा, मुख्यमंत्री बने, हरियाणा की सरकार बनाई, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराया, और अब बंगाल पहुंच गए। वहां इसलिए बन पाया हूँ, दूसरे पार्टी में जीवन में नहीं बन सकता। तो नहीं बन पाते, सरकार है उसे उखेड़ा, मुख्यमंत्री बने, हरियाणा की सरकार बनाई, रणनीति बना रहे, भी बताएंगे नहीं कि क्या रणनीति है, लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल में भी आप फतेह करें। और रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बारे में हमने चर्चा की। एक तस्वीर, मैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी को भी आमंत्रित करता हूं, मंच में आए। ये लम्हा को एक तस्वीर में हम कैद करते हैं।